हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं निशा त्रिवेदी गुरुकुल कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? तो हम अपना सेकंड चैप्टर कर रहे थे अर्थशास्त्र का, जिसका नाम था भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो हमने डिस्कस किया था कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक क्या होते हैं और भारत में किस क्षेत्र की कितनी भूमिका बढ़ रही है। साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया था कि जीडीपी क्या होती है, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, और हमने ये भी पढ़ा था कि अधिकांश लोग कहाँ नियोजित है, छिपी हुई बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे कि आप सभी को पता है कि देश में कितनी बेरोजगारी मौजूद है। तो आज हम इसी विषय को लेकर के चर्चा करते हैं कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो, किस तरीके से देश में और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगारों को बढ़ाया जाए, निकाला जाए। रोजगारों को किस तरीके से निकल सकते हैं हम ये। किसी क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की गंभीर स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। लोगों के लिए निम्नलिखित तरीकों से रोजगार की वृद्धि की जा सकती है। फर्स्ट, लोगों तक सिंचाई जाल को फैलाने के लिए नए बांधों का निर्माण किया जा सकता है। हम सभी को पता है कि अधिकांश लोग किस में लगे हुए हैं, खेतीहर हैं, कृषि में लगे हुए होते हैं। और कृषि करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? सिंचाई की व्यवस्था की ज़रूरत होती है। कई बार जब प्रॉपर तरीके से सिंचाई नहीं हो पाती है खेत की, तो फसल खराब हो जाती है। तो लोगों तक सिंचाई जाल को फैलाने के लिए नए बांधों का निर्माण किया जा सकता है। इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हो सकेंगे और अल्प बेरोजगारी की समस्या अपने आप ही खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। सेकंड है हमारे पास एक उपाय, यदि सरकार परिवहन और फसलों के भंडारण पर अथवा बेहतर ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर कुछ पैसा निवेश करती है तो छोटे ट्रक सब जगह पहुंच जाते हैं। इस तरीके से छोटे मोटे किसान जिनके पास पानी की सुविधा उपलब्ध है, फसलों की उपज और विक्रय कर सकते हैं। इस कार्य से केवल किसानों को ही उत्पादक रोजगार उपलब्ध नहीं हो सकता है, बल्कि परिवहन और व्यापार जैसी सेवाओं में लगे लोगों को भी रोजगार प्राप्त हो सकता है। अब देखो, कई बार सड़कें खराब होती हैं, ठीक है। एक किसान के पास अब बीज भी है, सिंचाई व्यवस्था भी है, उसके पास अच्छे से कृषि कर रहा है और उत्पादन भी कर लेता है, ठीक है। अब उसे क्या है, मार्केट में बेचना पड़ेगा उस अनाज को, और मार्केट में बेचने के लिए ज़रूरी है कि ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से उपलब्ध हो, ठीक है। यातायात यानी परिवहन जो अच्छे से उपलब्ध हो, और परिवहन उपलब्ध होने के साथ ही सड़कें अच्छी होनी चाहिए ताकि टाइम ना लगे ज़्यादा, और बीच में माल रुके ना, ठीक है। तो इसके लिए सरकार किस तरीके से हेल्प कर सकती है? सरकार सड़कों को अच्छे तरीके से बनवा सकती है, ठीक है, ताकि छोटे मोटे जो ट्रक होते हैं उनकी भी आवाजाही रुके ना। और साथ ही जब व्यापार होगा, उसका फसलों की उपज का जब व्यापार होगा, उनका खरीद क्रय विक्रय होगा, तो उस समय न केवल किसानों को आय प्राप्त होगी, जब बल्कि जो उनको खरीदेगा, ठीक है, उस उत्पाद को जो खरीदेगा, जो व्यापारी होगा, उसकी भी आय में बढ़ोतरी होगी। साथ ही जो उस अनाज को लेकर के आएगा, जिस ट्रांसपोर्ट के जरिए वो अनाज आएगा मार्केट में, वो जो सेवा देगा, उस व्यक्ति की भी आय होगी। तो एक तरीके से तीन ओर से आय हुई नहीं हुई, तीन तरफ से लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ नहीं हुआ। तो इस तरीके से भी आय बढ़ सकती है, रोजगार सृजन हो सकता है। पानी के साथ साथ कृषि में सुधार के लिए किसानों को सस्ते कृषि साख भी प्रदान करने की जरूरत है। तो सस्ते ऋण मिलेंगे तो लोग अधिक से अधिक कृषि करेंगे, अपने उत्पादन को बेहतर बनाएंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ठीक है। फोर्थ है, एक अन्य तरीके से भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। वह यह तरीका है कि अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उन उद्योगों और सेवाओं की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना जहां बहुत अधिक लोग नियोजित किए जा सकें। तो अर्ध ग्रामीण क्षेत्र यानी कि जो कुछ थोड़े अर्बन टाइप के भी हो चुके हैं, शहरी टाइप के हो चुके हैं जो, ठीक है, तो उनमें सेवाओं की पहचान कराना होगा, उनमें उद्योगों को लगाना होगा, ताकि अगर वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप कर दी जाएंगी तो वहाँ के लोगों को, उस एरिया के लोगों को, सभी को क्या मिल जाएगा? रोजगार मिल जाएगा। वन क्षेत्रों के निकटवर्ती गांव में हम शहद संग्रह केंद्रों की शुरुआत कर सकते हैं, जहां किसान वनों से प्राप्त शहद बेच सके। देखो, मार्केट में शहद की भी बहुत वैल्यू होती है, ठीक है। तो जहाँ पे शहद प्राप्त होता है जिन क्षेत्रों से, वहाँ पे क्या बना सकते हैं? शहद संग्रह केंद्र बना सकते हैं, जहाँ से शहद को इकट्ठा करके उस केंद्र में सेफली रख सकें। साथ ही इससे क्या होगा, इससे लाभ क्या होगा? जहाँ किसान वनों से प्राप्त शहद बेच सकें, अब उस शहद को फिर किसान बेच भी सकेंगे, ठीक है। तो शहद वाले किसानों की भी को भी एक रोजगार मिल गया।
नेक्स्ट है सब्जियों और कृषिगत उत्पादों जैसे आलू, शकरकंद, गेहूं, चावल इत्यादि जिसे बाहरी बाजारों में बेचा जा सके, इसके लिए भी प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उद्योगों में रोजगार प्रदान करेगा। तो इस तरीके से भी रोजगार जनरेट हो सकता है। 7 है साक्षरता के संदर्भ में भारत में विद्यालय जाने की आयु वर्ग 529 वर्ष में लगभग 47% बच्चे हैं। अगर हम आंकड़ा देखें तो 5 वर्ष से लेकर के 29 वर्ष के बीच में लगभग 47% बच्चे ऐसे हैं जो विद्यालय जाते हैं। इनमें से 52% के लगभग ही विद्यालय जाते हैं। शेष विद्यालय नहीं जाते, वे या तो घर पर रहते होंगे या उनमें से अधिकतर बाल श्रमिक के रूप में काम कर रहे होंगे। यदि ये बच्चे भी विद्यालय जाने लगे तो हमें और अधिक भवनों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। योजना आयोग द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार अकेले शिक्षा क्षेत्र में लगभग 20 लाख रोजगारों का सृजन किया जा सकता है। तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि हमारे एजुकेशनल फील्ड में जो है इतनी ज़्यादा वैकेंसी निकल सकती हैं, इतना ज़्यादा रोजगार बन सकता है। पर ये कब होगा? ये जब होगा जब देश का बच्चा बच्चा पढ़ाई के प्रति सजग होगा, प्रदेश का बच्चा बच्चा पढ़ेगा। और हर बच्चा जब पढ़ेगा, कोई ड्रॉप आउट नहीं करेगा, बीच में स्कूल नहीं छोड़ेगा और अपना डेली स्कूल जाएगा, तो उससे क्या होगा भाई, टीचर्स की जो ज़रूरत होती है वो भी पूरी होगी। टीचर्स को भर्ती करा जाएगा, साथ ही जहाँ जिन क्षेत्रों में स्कूल नहीं है वहाँ स्कूल सेटअप करे जाएंगे। साथ ही स्कूल के साथ साथ वहाँ पे और जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी लगेंगी। और स्कूल के निर्माण में भी तो काम चलता है, तो बिल्डिंग का निर्माण होगा तो बहुत सारे मजदूरों को भी काम मिलेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अकेले 20 लाख रोजगारों का सृजन कर सकता है शिक्षा क्षेत्र, जिसके लिए ज़रूरी है कि साक्षरता में कुछ बदलाव लाया जाए। ठीक है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने के लिए उन्हें मोटिवेट किया जाए, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी पढ़ाई में उन्हें दूर किया जाए, जो कि सरकार का फ़र्ज है। नेक्स्ट है, यदि हमें अब स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं, यदि हमें स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले और अधिक डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। अतः ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे रोजगार का सृजन होगा और हम विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार कर पाने में भी सक्षम होंगे। तो स्टूडेंट्स, अब देखो, हमने देखा कि देश में शिक्षा का तो चलो हो गया, अब है स्वास्थ्य की बारी। कितनी सारी बीमारियां फैली पड़ी हैं देश में, ऐसी ऐसी बीमारियां हो गई हैं कि जिनका इलाज तक अभी कुछ पता नहीं है। ठीक है, कुछ गांव ऐसे भी हैं देश में, कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां लोग बीमारी के कारण लाखों लोग मर जाते हैं। ठीक है, उन्हें अच्छा इलाज नहीं मिल पाता है और यहाँ तक कि दूर अस्पताल होने के कारण वो अपना मतलब अस्पताल में पहुँचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है अगर हर गांव में एक छोटा सा ही सही पर अगर स्वास्थ्य केंद्र होगा, अस्पताल होगा, तो टाइम से लोग इलाज करा पाएंगे और साथ ही लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। ठीक है, नाइन्थ है, प्रत्येक राज्य में वहाँ के निवासियों की आय और उनके रोजगार में वृद्धि करने की संभावना होती है। यह पर्यटन अथवा क्षेत्रीय शिल्प उद्योग अथवा सूचना प्रौद्योगिकी जैसी नवीन सेवाओं के माध्यम से हो सकता है। इनमें से कुछ के लिए समुचित योजना में सरकारी सहायता की जरूरत होगी। उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल लेते हैं, योजना आयोग के अध्ययन के अनुसार यदि पर्यटन क्षेत्र में सुधार होता है तो हम प्रति वर्ष 35 लाख से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान कर सकते हैं। देखिए, 20 लाख तो अकेले शिक्षा क्षेत्र में हो रहा है और 35 लाख किसमें हो रहा है, पर्यटन क्षेत्र में हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आजकल लोग कितना विदेशों से भी घूमने के लिए आते हैं, पर्यटन को कितना बढ़ावा मिल रहा है, कितनी अर्निंग होती है, FDI कितना आता है इससे, पर्यटन क्षेत्र से। अगर इस मामले में भी अगर सरकार कुछ हेल्प करती है तो इस मामले में भी बहुत सारे रोजगारों को निकाला जा सकता है। एक है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है? केंद्र सरकार ने अभी भारत के 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया है। 1 अप्रैल 2008 से शेष ग्रामीण क्षेत्रों में काम शुरू किया गया है। इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कहते हैं। तो 2005 में लागू किया गया था इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कहते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार
गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम है और जिन्हें काम की ज़रूरत है उनको सरकार द्वारा वर्ष में 100 दिन के रोज़गार की गारंटी दी गई है। यदि सरकार रोज़गार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता भी देगी। संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन। अब संगठित और असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं? संगठित क्षेत्र क्या होता है? संगठित क्षेत्र में वे उद्यम आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है। वे क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है। इन नियमों एवं विनियमों का अनेक विधियों जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवा अनुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि में उल्लेख किया गया है। इसे संगठित क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो संगठित क्षेत्र वो होता है कि जो सरकार द्वारा पंजीकृत होता है, जिसमें नियम कानून होते हैं। ठीक है, आप जिसमें व्यक्ति परमानेंट होता है, एक तरीके से स्थायी रोजगार होता है। उसका विशेषताएं क्या होती हैं इसकी? संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। उनसे एक निश्चित समय तक ही काम करने की आशा की जाती है। यदि वे अधिक काम करते हैं तो नियोक्ता उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। ठीक है, अगर ओवर टाइम करते तो उन्हें एक्स्ट्रा वेतन मिलेगा। वे नियोक्ता से कई दूसरे लाभ भी प्राप्त करते हैं। ये लाभ इस प्रकार हैं: सवेतन, छुट्टी, अवकाश, काल में भुगतान, भविष्य निधि, सेवानुदान इत्यादि मिलते हैं उन्हें। जब वे सेवानिवृत्ति होते हैं तो पेंशन भी प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके की फैसिलिटी होती हैं संगठित क्षेत्र में। अब असंगठित क्षेत्र क्या होता है? असंगठित क्षेत्र को छोटी छोटी और बिखरी इकाइयों जो अधिकांश सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं से निर्मित होता है। इस क्षेत्र के नियम और विनियम होते हैं परंतु उनका अनुपालन नहीं होता है। वे कम वेतन वाले रोजगार है और प्राय नियमित नहीं हैं। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने वाले सवेतन, छुट्टी, अवकाश इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं होता है। रोजगार सुरक्षित नहीं है। श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है। कुछ मौसमों में जब काम कम होता है तो कुछ लोगों को काम से छुट्टी दे दी जाती है। तो जो असंगठित क्षेत्र होता है उसमें प्राय क्या होता है? लोगों का शोषण होता है। उनको कभी भी अगर मान लो उन्हें बीमारी में कोई बीमार हो जाता है तो छुट्टी कर लेते हैं तो क्या निकाल दिया जाता है काम से। साथ ही मान लो कोई दुर्घटना हो जाती है फैक्ट्री में काम करते टाइम तो उन्हें कोई भी उनका कोई बीमा वगैरह नहीं होता है, कोई लाइफ इंश्योरेंस वगैरह नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो असंगठित क्षेत्र होता है उसमें वो व्यक्ति के लिए सेफ नहीं होता है। ना तो उसका रोजगार सेफ होता है, ना उसका कार्य निर्धारण करने का समय फिक्स होता है। ठीक है, ना तो उसे कोई प्रॉपर वेतन मिलता है, ना छुट्टी मिलती है। तो ये सब क्या होता है? ये सब असंगठित क्षेत्र की कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।